चलो 2 मिनट 2 मिनट। अब सोचे नहीं थे लेकिन अब देख लिए तो यहाँ फिर से याद आ गया हमको। ऐसे तो सभी को बता देना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर अब एक क्लास उसमें बर्बाद होगा। इससे बेटर है कि शॉर्ट में हिंट कर देते हैं सिर्फ। ये पूरा सर्कल हम लोग क्रिकेट के लिए दिए हैं, पूरा सर्कल हम लोग फुटबॉल के लिए दिए हैं, और कुछ इंटरसेक्शन भी हो रहा है। जैसे 10 लोग हैं जो कॉमन है, 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बोला है कि टोटल लोग 40 हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं। 40 लोग टोटल क्रिकेट खेलेंगे तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले 30 लोग हो जाएंगे। 50 लोग फुटबॉल खेलेंगे तो सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले 40 लोग होंगे। पचास फुटबॉल खेलते हैं, 10 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम एक खेल खेलते हैं, मतलब कुछ न कुछ खेलने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ न कुछ खेलते ही खेलते हैं। तो ध्यान दीजिए, माने सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले और सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले और जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं वैसे विद्यार्थी की संख्या, माने जो कम से कम एक खेलता हो और जो दोनों ही खेलता हो वैसे लोगों को बता देना है। तो हम बोलेंगे कि सिर्फ क्रिकेट कितने हैं, तो बोलिएगा 30। सिर्फ फुटबॉल कितने हैं खेलने वाले, तो आप बोलिएगा सर 40। मैं बोला ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलते हैं, तो आप बोलिएगा 10। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अब हम फार्मूला की बात करते हैं। जब आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो चूँकि आपका उम्र बता रहा है कि आप 11-12 से पहले नहीं पढ़े होंगे सेट थ्योरी, तो आप लोग को पढ़ाया गया होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ए बी और सी, ए यूनियन बी क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। अगर इसको यूज करना आएगा तो शायद आप बहुत जगह छोटा कर सकते हैं, कोई बहुत विशाल फार्मूला नहीं होता है। ये पूरा सर्कल है और ये दो जो पूरा सर्कल है जिसको हम क्रिकेट और फुटबॉल के लिए दिए हुए हैं, अगर हमको सिर्फ ये पता करना हो, ध्यान देना मेरे वर्ड पे, कि ये पूरे सर्कल के अंदर, पूरा सर्कल जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये सर्कल जैसे एक स्टेडियम हम लोग बना देते थे, बोलते थे ना, स्टेडियम के अंदर जितने लोग हैं वो तो टोटल हो गए नंबर ऑफ जो भी होंगे, और जो उस स्टेडियम के अंदर जो फील्ड है, यानी कि जो ये आपका सर्कल है, सर्कल के अंदर कितने लोग हैं। जो सर्कल से बाहर होंगे वो स्टेडियम में इधर कहीं बैठेंगे, उनके लिए भी कोई अलग एक सर्कल होगा छोटा सा नियम तक, तो हम लोग इसको बाहर बैठा देते हैं। लेकिन जो सर्कल के अंदर होंगे वो टोटल कितने लोग होंगे, वैसे लोगों का अगर बारे में हमको पता करना हो जो सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं ए यूनिट। जब सपोज़ ये ए है और ये आपका बी है, एक सर्कल जो कंप्लीट सर्कल है उसका हम नाम दे दिए ए, और कंप्लीट सर्कल बी, तो हम बोलेंगे ए और बी मिला करके टोटल कितने लोग हैं। तो कैसे पता चलेगा ए सर्कल और बी सर्कल मिला करके टोटल कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों को हमको बताना है कि टोटल कितने हैं। तो ये यूनियन बी, यूनियन का मतलब हुआ साथ ही साथ दोनों को कंबाइन करके बताना है कि ओवरऑल इनमें कितने लोग हैं। तो हम बता देते हैं ए यूनियन बी में कितने लोग हैं। तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि सर एक काम कीजिए, इतना प्लस इतना को जोड़ लीजिए, बिल्कुल ऐसे भी जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे कि सर एक काम कीजिए, इसको जोड़ लीजिए आप पूरे लोगों को,
जैसे 30 और 40, 30 और 10 टोटल कितना हो गया 40। देखो हम लिखते हैं 40, हम पूरे सर्कल को जोड़ दिए। ए को जोड़ लिए ना एक बार, मैं बोला कि सर आप बी को भी जोड़ लीजिए, तो बी को जोड़ेंगे तो 40 और 10 50, यानी टोटल ए और बी सर्कल मिला करके, ए प्लस बी सर्कल मिला करके कितना होना चाहिए 90। अच्छा ये सही है कि गलत है बताओ, ये सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया है। ये चलते गलत हुआ है कि आपको खुद पता चल रहा होगा कि सर एक जगह ऐसा है जहाँ पे 2 बार काउंट हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काउंटिंग 2 बार हो गया है। आप 10 लोगों को, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, आप 10 लोगों को जो जोड़े हैं ना 30 और प्लस 10 बराबर ए है कि नहीं है? यही नहीं है। अब बी का मतलब था 40 और प्लस 10, तो देखिए ये जो 10 लोग हैं ना बी के काउंटिंग में भी ऐड किए, ए के काउंटिंग में भी ऐड किए, यानी कि 10 लोग का काउंटिंग कुल मिला करके कै बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर 2 बार हुआ है 10 दूनी 20, यानी कि जुटना था 10 तो जोड़ दिए हैं 20, यानी कि 2 बार ज़्यादा, 1 बार ज़्यादा आप जोड़ दिए हैं तो 1 एक्स्ट्रा होगा, तो एक बार उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से घटा देना पड़ेगा। तो 10 को और घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 80। या ऐसे हम बोल सकते थे 40 10 50 और 30 80, दोनों बात सेम हुआ। तो इसी को फॉर्मूला में कैसे बोलेगा कि अगर 2 सर्कल का पूरा कंप्लीट बताना है कितने लोग बैठे हैं, सर्कल के अंदर वाले के लिए यूनियन लगेगा। बात को ध्यान रखना, सर्कल के बाहर वाले को ये नहीं बताएगा कि बाहर में कितने लोग हैं, इससे यूनियन नहीं मतलब है। सर्कल जो हम लोग वेन डायग्राम जैसे पास फेल का बनाते हैं, तो सर्कल के अंदर या तो पास वाले को रखेंगे या तो फेल वाले को रखेंगे। लाइक डिसलाइक का जब हम बनाएंगे, तो अगर लाइक का हम बनाएंगे, पसंद करने वालों को बनाएंगे, तो सर्कल के अंदर पसंद करने वालों को रखेंगे तो उसका बताएगा, ना पसंद करने वाले को बैठाएंगे तो उसका बताएगा। मतलब ए यूनियन बी बताएगा सर्कल के अंदर वाले चीज़ को। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है, अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको जोड़ लीजिए, उनको लिख लीजिए, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। मैं बोला कर तो दिया, लेकिन एक जगह दिक्कत आ गया कि हम लोग ए और बी में कुछ जो कॉमन लोग हैं उनको भी तो हम लोग जोड़ दिए हैं। तो वैसे स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, वैसे चीज़ों को घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए घटाना पड़ेगा हमको ए और बी का कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट को ऐसे सूचित किया जाता है उल्टा, यू यू यू, अरे उल्टा बोल रहे हैं, लिख रहे हैं सीधा, है ना। यू का उल्टा, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह हो गया, यू यूनियन का, उसका उल्टा इंटरसेक्शन का। तो ऐसे इसको चिन्ह से डिनोट कर देते हैं हम लोग। तो ये जो हम लोग बोल देंगे अब कि ए एलिमेंट बी एलिमेंट का जोड़ करके जो कॉमन वाला पार्ट था उसको हटा दिए, तो ये हमको मिल जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का सीधा सा मतलब हुआ कि सर्कल के अंदर वाले पार्ट का वैल्यू हमको पता करना हो तो उनके लिए है। तो ये 2 वेन डायग्राम के लिए ज़्यादा महत्व नहीं रखेगा, लेकिन ट्रिपल सेट वाले में ये बड़ा काम आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फार्मूला। इसलिए कि वहाँ पे आप देखते थे कि जो वेरिएबल वाला क्वेश्चन बनाता था जिसमें तीनों हम लोग का गायब था, तीनों वाला पार्ट जहाँ गायब कर देते थे तो x मान करके बार बार आप कर रहे थे। यदि आप उसका फार्मूला को यूज़ कर लेते हैं, और फार्मूला कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा इजी है, सेंस ही यूज़ करके कर लेना है, तो आप बिना x किए भी आराम से एक लाइन में कर सकते हैं। तो 3 वाला जब आपके पास सेट आएगा तो यहाँ भी सबसे पहले हम तीनों को जोड़ लेंगे। मतलब फिर से वही बात, जो रटेगा वो फंसेगा। हमको ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ए सेट, बी सेट और सी सेट, 3 गो सेट है, 3 गो सर्कल है। अब तीनों सर्कल में कितने लोग बैठे हैं, तीनों सर्कल में जितने लोग होंगे उनका वैल्यू के लिए हम ए यूनियन बी यूनियन सी बताएंगे, जो बाहर होंगे उनका ये नहीं बताएगा। तो ये बड़ा इजी है। तो यहाँ पे फिर से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, तीनों सेट को तो जोड़ दिए। तो क्या ये सही आएगा? नहीं आएगा। ये चलते कि बहुत ऐसा चीज़ यहाँ पे है जो 2 बार काउंट हो गया होगा, जैसे ये वाला सी में भी है और एफ में भी है, ये वाला
बी सी में भी है, एफ में, जो भी हो, ए बी सी, ए और बी में भी है, बी और सी में भी है, ए और सी में भी है, सब है कि नहीं है। तो इसमें से जितना भी कॉमन पार्ट है, बोथ वाला जो पार्ट है उसको घटा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। ए बी बी सी सी, आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ए बी घटा दिए, बी सी घटा दिए, सी ए घटा दिए, जितना भी बोथ वाला पार्ट था उसको घटा दिए, ए बी बी सी सी ए घटा दिए और प्लस ये वाला को जोड़ लिए, सब आ गए साथ में, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब अगर इतना आपको पता है तो बड़ा आसानी से कर लेंगे, एकदम बहुत कम समय में, बहुत इजी वे में आप कर पाएंगे। तो हमको था कि इसको लास्ट में तीसरा तरीका इसको यूज़ करके आपको बता देते, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, हम लोग अब थोड़ा सा हम स्पीड में चलेंगे, मिसलेनियस शुरू कर देते हैं क्या, थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे क्योंकि अब स्लो चलने का वक्त रहा नहीं। ध्यान दीजिए, लिखा है आयुष और अभिषेक के भार क्रमशः इतना के अनुपात में, अभिषेक का भार 25% बढ़ेगा, आयुष और अभिषेक दोनों का कुल भार 40% बढ़ेगा यदि कुल भार इतना। ऐसा क्वेश्चन एवरेज से ही आपको कराते आ रहे हैं हम। फिर से हम बता रहे हैं, आयुष और अभिषेक के भार का जो अनुपात है वो 6:11 है। कर अभिषेक का भार इतना बढ़ेगा, क्या पूछा है, यदि कुल भार इतना हो जाएगा तो बढ़ने के बाद आयुष का भार क्या होगा। कई एक रास्ता है, रास्ता तो बहुत सारा है। क्या ग्रे एवरेज से बना दे कि परसेंटेज से बना दे। चलिए, जिनको परसेंटेज से करना है उनके लिए कह रहे हैं अभिषेक का भार 25% बढ़ेगा, तो अभिषेक का भार 25% बढ़ेगा तो इसका 25%, इसका ज़्यादा और थोड़ा सा एक छोटा ही रखते थे, चलता नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका 25% हम जब हल करेंगे तो 11 × 5 = 55, 11 और 5 = 16, 165 आएगा। इसका 25%, 25 से कम 25 और 7, 325 आ रहा है। तो 11 × 5 = 55, अच्छा 22 और 5 = 27, 275। इसमें क्या बोला है, कुल में कुल भार 40% बढ़ेगा, तो इसका 40% हो जाएगा 200, 6 × 4 = 24, 240। तो उसका तो भार कम हो रहा होगा। यदि कुल भार 119 kg हो जाता है, कुल भार जो है 119 kg हो जाता है, कुल भार का मतलब आयुष और अभिषेक दोनों का मिला करके 119 kg हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसका 25% बढ़ा है तो ये वृद्धि हुआ इतना, इसका 40% बढ़ा तो वृद्धि हुआ इतना, तो वृद्धि के बाद ये लोग हो गए होंगे कितना, तो आयुष का बढ़ गया इतना, तो ये तो हो जाएगा 840 का और ये हो जाएगा 1375 का, है ना।
यानी कि कुल इन लोग का जो भार हो जाएगा वो ज़रा देखते हैं कितना हो रहा है। 5 7 4 11 8 3 11 और 1 12 1 और 1 2। पूछा है कौन चीज़, तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार क्या होगा। आयुष का भार निकालना है वृद्धि के बाद, तो कैसे गुना 840। हमें लगता है कि पहले 5 से काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 चौका 20 अब 5 तिहाई 15। पॉइंट में आ रहा है ना, कोई बात नहीं, पॉइंट में आ रहा है, लेकिन फिर भी बहुत का अंतर आ रहा है। यदि कुल भार इतना केजी हो जाता है, दोनों का कुल भार इतना बड़ा है, हम लोग अकेले बढ़ाए हैं, गलती तो हुआ है ना, इसीलिए गलत आंसर आ रहा है। ये है अभिषेक का भार 25% बढ़ा है, तो ये हो गया 275 बढ़ा है। और दोनों का कुल भार 40% बढ़ा है, तो 11 6 1700 का 40%, 17 चौका 68 680, इसीलिए बोले उसका वज़न कम हो रहा है। यहाँ लिख रहा है बढ़ने के बाद। चलिए अब ठीक हो गया। तो इसका कुल बढ़ने के बाद, ये लोग का दोनों का कुल वज़न बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा भाई, तो 2380 हो जाएगा। बढ़ने के बाद 2380 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ने के पहले ये लोग का 1700 था। आप डबल जीरो लगा दिए तो मत टेंशन लो, डबल जीरो नहीं लीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो उससे मतलब नहीं है। अब प्रश्न में बोला है कि यदि कुल भार 119 केजी हो जाता है दोनों का ना, यहाँ कितना हो रहा है 2380। पूछ रहा है कि आयुष का भार बढ़ने के बाद क्या है, तो आयुष का भार इसको ही बढ़ाना पड़ेगा, तो 40% आयुष का भार बढ़ रहा है ना। अच्छा दोनों का, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। कुल जो वृद्धि होना चाहिए था 680 केजी होना चाहिए था, बढ़ा है कितना 275 अभिषेक का, तो इसका मतलब आयुष का कितना आना चाहिए। 680 में से अभिषेक वाले का घटा देंगे तो आयुष का भी पता चल जाए कितना बड़ा होगा। तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, और 6 में से 2 गया 4, यानी कि 405। आयुष का कितना बड़ा होगा 405, तब ना जाके दोनों का 680 कहलाएगा। आई हमें लगता है कि एक 2 बार में कट भी जा रहा है, कट रहा है ना, तो 2 से 20, तब 5 के 20, 5 8 40, 5 एकम 5, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। क्या में दिक्कत किया है। यदि कुल भार 119 केजी हो जाता है तो बढ़ने के बाद उसका भार क्या है 2380 हो रहा है। बढ़ने के बाद आयुष, ये तो खाली वृद्धि निकल रहा है उसका। बढ़ने के बाद आयुष का भार कितना हो जाएगा, तो 6 4 1005। बढ़ने के बाद आयुष का भार कितना होगा, तो ये तो वृद्धि हुआ है 405 था 600, यानी कि बढ़ने के बाद हो जाएगा 1000 उसका 5। तो इधर कितना आ रहा था 20 ना, तो 5 का 2 0 छोड़ दीजिए, 2 से 50 बार में, और ये हो जाएगा 2.5 बार में, यानी 50.25।
बढ़ने के बाद पूछा है। इसको एवरेज से करते तो इतना आपको माथा पेची नहीं करना पड़ता। इसमें माथा पेची नहीं है, बस थोड़ा सा गुना भाग करना है। इसको हम लोग और आसानी से कर सकते थे एवरेज के नियम से। कह रहा है कि अभिषेक, आयुष और अभिषेक, आयुष और अभिषेक के भार जो है 6:11 में है। कह रहा अभिषेक का भार 25% बढ़ेगा तो आयुष का भार कितना परसेंट बढ़ेगा जो हमको नहीं पता है, लेकिन पूरे में बोला गया है 40% का वृद्धि होगा। अब बड़ा आसानी से कर सकते हैं। कम लेकर जा रहा है, फ़ायदा होगा कितने का? 15 का। तो 1 से 15 का तो 11 से इतने का बटा कै के लिए? 6 के लिए, यानी इतने % का वृद्धि होगा आयुष के वजन में। तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार क्या होगा? तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 11 पचे 55 का मतलब हो गया 27.5। तो 27.5% आई हो जाएगा 67.5% का वृद्धि हो गया इसमें। यानी कि अगर हमसे पूछता कि आयुष के भार में कितने % का वृद्धि, तब तो बोल देते 67.5% का। लेकिन पूछ रहा है कि आयुष का भार कितना केजी हो गया, तो बड़ा आसान काम है। कुल भार जो है 119 केजी हो जाता है। इतना होता है कब? जब दोनों में 40% का वृद्धि होता है तब। कुल वृद्धि कितना हुआ है? 40%, यानी कि 100 से हो गया होगा 140। अब पूछ रहा है कि आयुष का भार कितना होगा, तो 67.5% वृद्धि का हल करके निकाल लीजिएगा तो ये भी आएगा। लेकिन यहाँ भी पॉइंट फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। कह रहा है 1,50,000 रुपये की धनराशि को एबीसी के मध्य इस तरह से बांटना है कि जिसमें उन्हें क्रमशः 20% 50% प्राप्त हो। पूछा क्या है पहले देखिए। ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारे में कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। दो तरह का धन है भाई, ए बी सी। दो जगह से पैसा आया था, ए बी सी, दो जगह से पैसा मिला था। एक जगह तो 1,50,000 रुपये का बंटवारा हुआ है और एक जगह कितना हुआ नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 1,50,000 रुपये का बंटवारा हुआ, उसमें से एबीसी को मध्य क्रमशः 20%, 30% और 50% प्राप्त हुआ। किसका 20%? जो भी धन है उसका ना भाई। तो 1.5 लाख का 20% निकालेंगे तो 30,000। 1.5 लाख का 20% कितना? 30,000 ए को मिलेगा। इतना तो समझ में आया होगा ना। और बी को कितना मिल जाएगा? 30%, तो 15 तिया 45,000। और सी को मिलेगा 50%, यानी कि 75,000। देखो जोड़ जाड़ के 1.5 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 75, 80, 40, 30 हो गया ना। यानी कि 1.5 लाख रुपया का तो इस तरह से बंटवारा कर दिया गया। यानी कि बी को तो अभी तक 45,000 रुपया मिला है। चलिए सब 45 से ऊपर है। कह रहा ए को उतने धनराशि प्राप्त हुई। ये पहले प्रकार के धन से जो 1.5 लाख रुपया है उससे बंटवारा किया गया तो इतना मिला। और एक जो दूसरे प्रकार का धन था वो कितना था मुझे नहीं पता है, उससे जब बंटवारा हो रहा था, है ए को उतना धनराशि प्राप्त हुई जितना उसे एक और धनराशि बंटवारे में मिली थी। बड़ा आसान बोल दिया भाई। दो ही तरह का धन का बंटवारा हुआ। ए को उतना ही धनराशि मिला जितना कि एक और धन का बंटवारा हुआ था उसमें मिला था। हमको पता है पहले उसको कितना मिला था, 30,000। तो जाहिर सी बात है इस बार भी उसको मिला होगा 30,000, क्योंकि उतना ही बोला है। अब इतना समझ जाइए तो आगे देखिए कितना इजी लाइन आ गया। उन तीनों के मध्य क्रमशः 50%, 30%, 20% का प्रतिशत में विभाजित किया गया था। भाई 50% ही तो मिला होगा इसको 30,000 रुपया। एक आज जो दूसरा धन का बंटवारा है उसको 30,000 मिला है, और ये 30,000 कितना है? 50%, यानी कि कुल धन इस बार रहा होगा 60,000 रुपया। ये बात नहीं समझ में आया क्या? 50% ही मिला है ए को,
और इस बार जो बोला है कि धन मिला है, जितना पहले मिला था उतना ही धन अभी भी मिला था, और उन तीनों के मध्य किस अनुपात में बांटा गया? तो 50%, 30% और 20% के प्रतिशत में विभाजित किया गया था। मतलब जो भी धन होगा उसका 50% ए को मिलेगा, उसका 30% बी को मिलेगा, उसका 20% सी को मिलेगा। तो जो धन था दूसरा वाला उसका 50% दिया गया, उतना ही दिया जितना पहले ए को मिला था, यानी 30,000। और ये 30,000 बोला है कुछ नहीं है, वो 50% इस बार धन का उसका दे दिया, यानी आधा धन तो उसको दे दिया गया, तो इसका मतलब कुल धन रहा होगा 60,000। ये कन्फर्म हो गया। और कुल धन 60,000 है तो उसका 50% इसको मिला तब ना 30,000 होगा, और उसका 30%, तो 60 का 30% 36, 18,000। अब सी का तो हमको ज़रूरत ही नहीं है, अगर निकालना भी होता तो निकाल सकते थे। 60,000 का 20%, 6 दूनी 12,000, 18 12 30 30, 60,000। अगर निकालना भी होता तो हम निकाल सकते थे, हालांकि ज़रूरत इसका नहीं है हमको, इसका ज़रूरत ही हमको नहीं है। तो पूछा गया है कि बी को कुल कितना धनराशि प्राप्त हुआ, तब 45,000 और 18,000 कितना हो जाएगा? फर्स्ट लाइन तो सब लोग को समझ में आया होगा। 1,50,000 रुपया का पहले बंटवारा किया गया आपको, तो बोला कि जो भी धन है यानी 1,50,000 उसमें से 50% ए को दे दो, सॉरी 20% ए को दे दो, 30% बी को दे दो और 50% सी को दे दो। दे दिए। एक दूसरा भी धन था, कहीं और से आया होगा पैसा, उसका बंटवारा जो भी किया गया जिस तरीके से किया गया, तो उसमें एक लाइन बोला गया कि ए को उतना ही मिला इस बार जितना उसको पहले वाले धन से मिला था। पहले वाले धन से तो ए को मिला था 30,000, तो जाहिर सी बात है ए को भी मिला होगा, इस बार भी मिला होगा 30,000। और किस परसेंटेज में बांटा गया इस बार? तो जो धन था उसका 50% ए को इस बार दे दिया गया, 30% बी को और 20% सी को। तो हम बोले कि यार 50% दे दिया गया तो 30,000 दिया गया, पूरा धन का 50% 30,000 यानी 100% 60,000, यानी कुल धन इस बार था 60,000 रुपया, जहाँ पहले केस में 1,50,000 रुपया था। तो 60,000 में 30,000 इसको मिल गया, फिर 60,000 का 30% मिलेगा तो 18,000 रुपये मिलेगा, फिर 60,000 का 20% मिलेगा तो 6 दूनी 12,000 मिलेगा। तो बड़ा इजी नेचर का क्वेश्चन था। चलो आगे। 400 कर्मचारी वाली फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी संख्या महिला का इतना, फैक्ट्री में इतना परसेंट, इतना परसेंट, तो नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है? एवरेज है। देखो भाई, एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी टोटल हो जाएंगे 8। करें फैक्ट्री में 87% नियमित कर्मचारी हैं। फैक्ट्री में मैंने ओवरऑल कितने परसेंट नियमित कर्मचारी हैं? 87.5%। पुरुष में कितने नियमित कर्मचारी हैं? 92%। तो महिला में कितने परसेंट नियमित कर्मचारी होंगे, जो हमको वही तो पूछ रहा है पता करने के लिए। तो बताइए कि महिला में नियमित कर्मचारी का परसेंट क्या है? ध्यान दीजिए, ज़्यादा लेकर के जाएगा नुकसान होगा। तो बोलो कितना ज़्यादा लेकर जा रहा है? 4.5%, 4.5% ना, 4.5%। आइए 5%, 25 5 का 20 यानी 22.5। अब बट्टा कै के लिए? 3 के लिए। 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 7.5% और घट जाएगा तो बचेगा 80%। पढ़े हैं ना एवरेज में? शेष ग्रुप, पूरा ग्रुप। आगे बढ़े। फिर से एवरेज ही है। व्यवहार आधारित किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है, माने पूर्णांक सेम है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा है तो अंकों का विभाजन क्रमशः इतना % है। मतलब जो भी है क्या क्या आप लिखेंगे नहीं। पहले में कितना % बोला है? 40%, फिर 30%, अगला है 20% और फिर है 10%। इनका प्राप्तांक कितना है भाई? सैद्धांतिक परीक्षा, शुरू में सैद्धांतिक है। अच्छा, ये कटता है तो काट लो।
इसमें उसको कितना मिल रहा है? 80%। और अगला जो है उसमें व्यवहारिक है, व्यवहारिक में 70%। चलिए सीक्वेंस से ही दिया हुआ। और परियोजना कार्य में 60%। और इसमें उसको दिया जा रहा है 50%। तो पूरे में कै परसेंट, यही तो बताना है। तो पूरे ग्रुप आप पढ़े होंगे तो आप आराम से अब कर सकते हैं। क्या करें, छोड़ दें कि कर लीजिएगा? चलो कर देते हैं। कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे कि सर ऐसा काहे किए। कर देते तो हमको छापने में आसान होता। देखिए ध्यान दीजिए, हम एक काम कर लेते हैं। हम 60 या 70 किसी को मान लेते हैं, हम 60% को मान लेते हैं, ठीक है? बोलो कम लेकर आ रहा है कि ज़्यादा? ज़्यादा। तो फ़ायदा होगा 1 से 10 का, तो 3 से 10 दिया ही 30 का। फिर ज़्यादा लेकर आ रहा है, फ़ायदा होगा 1 से 20 का, तो 4 से 20 चौका 80 का। कम लेकर आ रहा है, नुकसान होगा 1 से 10 का, तो 1 से 10 का। अब बटा कै के लिए? तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 के लिए। तो 10 से 10 तो ये कटिए जाएगा। तो 8 3 11 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो 60 और 10 70। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग खाली मिसलेनियस के नाम से भले नए ट्राई करें, नए बनाए, वो अलग बात है। किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। माने कुल छात्र अगर 100 होंगे तो 30 को फेल हो गए, 70 को पास हुए होंगे। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। यदि X में इतना शामिल हुए छात्रों की इतना Y से। चलो देखो क्या कहता है। उसी विद्यालय में X के छात्र की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। X के तुलना में 150% अधिक, यानी कि X से 150% अधिक, यानी कि 250। X से 250% अधिक माने X में होंगे 100 तो Y में होगा 250। इतना तो आप समझ रहे होंगे। यानी कि हम इसको सीधे रेशियो में बोल दे 2:5। क्या यहाँ तक समझ में आया? माने X में शामिल हुए थे 2 गो, तो Y में शामिल हुए थे 5 गो। कह रहा है यदि X और Y में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% पास हुए हैं, X और Y में शामिल छात्रों की संख्या का 80% पास है, इसका मतलब 20% फेल है। बोलिए फेल में आप काहे घुस गए? तो हमको पूछ ही रहा है Y से कितना % फेल हुए। तो बेटर है फेल में ही चल रहे। 5 से भी चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ से चलो। तो हम फेल में चल रहे हैं क्योंकि वही चाहिए हमको। तो अगर पूरे में 80% पास हुए हैं तो एक मतलब X और Y यानी कि सातों मिला करके 20% फेल हुए होंगे। और आगे शुरू में एक लाइन लिखा था कि X के 30% छात्र फेल हुए हैं। X से कितने % फेल? अब गधा वो बता देगा कि तब बताओ कि Y से कै % फेल? नहीं, छोटा है, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। 20 सत्ते 4 से 140 में से 60 घट जाएगा तो बचेगा 80/5 यानी कै %? 16%। शेष ग्रुप 6 आपके लिए छोड़ दें। अब छोड़ दे। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, चाहे लो बता देते हैं। देखो करे किसी विद्यालय में एक कक्षा 1 से निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र हुए। उसी परीक्षा में X की तुलना में विद्यालय Y से 130% छात्र उपस्थित हुए। X की तुलना में विद्यालय Y से, क्या लिखता है लोग, Y में होना चाहिए कि Y से होना चाहिए। X की तुलना में विद्यालय Y में 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। X की तुलना में 130% अधिक, तो ये 100 होगा तो वो 230 होगा, यानी कि 10:23। आगे लिखा हुआ है यदि दोनों विद्यालय से उपस्थित हुए छात्रों में से 90%, तो टोटल हो जाएंगे 33। क्या पूछ रहे हैं वैसे? तो विद्यालय Y के फेल का प्रतिशत 90% पास हुए कर मतलब 10%।
फेल होंगे। आगे बोला गया है तो विद्यालय Y के छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करो। हमको तो पता नहीं है भाई, लेकिन X के बारे में दे था कि ऊपर से 20% फेल हुए। इसमें से कितने परसेंट फेल हुए? 20%। छोटा है, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 330 यहाँ हो जाएगा 200, 330 में से 200 घट जाएगा, बचेगा 130 और बट्टा कै के लिए 23। बड़ा छोटा वैल्यू आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 2 3 10% निकालेंगे तो 2.3 आएगा। 23 बचे 115 और 23 से 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 पॉइंट के को ढेर ऑप्शन दिया गया। 5.7 एक ऑप्शन में है। ए और बी का मासिक वेतन समान है। अच्छा तो बात है, समान है तो ए और बी का मासिक वेतन समान है। समान है का मतलब 1:1 है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8%, 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक है। ए और बी के दान के बीच का अंतर इतना रुपया है। ए और बी द्वारा किए गए कुल दान सी की तुलना में इतना रुपया अधिक है। सी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हमको निकालना ओवरऑल सी का वेतन। सब मासिक ही है तो टेंशन नहीं है। मासिक वेतन मतलब वेतन निकालना है, सी का वेतन निकालना है। एक लाइन लिखा है ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपया। चलो सी को ध्यान दो, रास्ते बहुत हो सकते हैं। कह रहा है कि ए और बी का वेतन समान है का मतलब 1:1। तो काम करते हैं इसको 100 बना देते, कोई दिक्कत? उसलिए फ़ायदा हमको होगा, उसका परसेंटेज निकालना इजी होगा। देखो लिखा है ना कि ए बी सी अपने मासिक वेतन का, तो ए और बी का तो मासिक वेतन समान है। सी का हमको नहीं पता है, सी का कितना है जो हमको नहीं पता है, लेकिन ए बी का समान है तो हम मर्जी से मान लिए 100। कह रहा है ये अपने मासिक वेतन का 10% दान कर देगा। तो इसका 10% दान करेगा तो 10 ही दान करेगा, ये इसका दान हुआ। बी अपने मासिक वेतन का 8% दान करेगा तो 8 ही दान करेगा। सी तो 9% करता है, वेतन है उसका नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? छोड़ दो, इतना अभी जरूरत नहीं है। देखो लिखा है ना कि ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपया है। ए और बी का जो दान का अंतर है उसका 400 रुपया है। तो ए दान करता है कितना? 10। बी कितना करता है? 8। तो ए और बी के दान का अंतर कितना? 2। रुक जाओ, सी का मासिक वेतन कितना है? आगे एक लाइन लिखा हुआ है ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी से। देखो ये जो सी का रिलेशन दिया है ना, ए और बी के दान से दिया है, ए और बी के आय से रिलेशन नहीं दिया है। तो हम चाहेंगे कि ए और बी का क्या निकाले? दान। तो जाके हम सी का ये जो 900 रुपया अधिक है कम का तुलना कर पाएंगे। ए और बी का आय हम नहीं निकालेंगे, उससे हमको नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि लिखा है ए और बी द्वारा किया गया जो कुल दान होगा वो सी से ज़्यादा है। तो ए और बी का कुल दान निकाल लेते हैं। तो ए और बी का कुल दान हमको निकालना होगा तो 10 और 8 18। तो 2 से 9 बार में 9 चौका 3600। ये क्या निकल गया? ए और बी का कुल दान। कहा गया है कि ए और बी जो कुल दान किया है कितना किया है? 3600। उसी से कितना ज़्यादा है? तो गदहो बोलेगा वो एकर मतलब सी किया होगा 2700। सी कितना किया होगा? काहे कि बोला है कि ए और बी का दान जो है वो सी से 900 ज़्यादा। तो सी से वो 900 ज़्यादा है, एक मतलब सी तब किया होगा 900 कम, यानी कितना? 2700 दान। तो सी का मासिक वेतन क्या है भाई? ये 2700 तो वो दान करता है ना, और कितना परसेंट दान कर रहा है? कितना परसेंट? 9%। किसका 9%? अपने आय का। तो उसका आय का 9%, तो आय होगा 100, दान करेगा 9, तो उसका आय ना पूछा है, यानी कितना? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सब प्रीवियस में जितना हमको मेरे नज़र से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिला है सब डालते गए हैं।
कुछ बचा खुचा टेस्ट में आपको डाल कर दिए हुए हैं। आगे बढ़े, चलो। ये चाहते तो क्वेश्चन हम छोड़ सकते थे, लेकिन मेरा आदत है कि नहीं यार, छोड़ेंगे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप बोलेंगे ओ सर देखिए ये सब क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इसलिए जानबूझ के इसको डाले हैं। रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे, देखो क्या लिखा है, पहले 2 घंटे 10% की दर से बढ़ेगी, यानी 10% यानी 21% कुल मिला के बोल सकते हैं बढ़ेगी। फिर अगले घंटे यानी 1 घंटा 10% घटेगी, और अगले घंटा 1 घंटा, फिर अगले 2 घंटा 5% की दर से बढ़ेगी। इस तरह से कुल जो है 6 घंटा हो गया होगा। देख लो, 2 घंटा, अगला घंटा 3 घंटा, अगला घंटा 4 घंटा, अगला 2 घंटा 6 घंटा। 6 बार सक्सेसिव लगाना है। पहले 10% बढ़ा, 5% घटा, 10% बढ़ा, 5, ऐसे में जो भी हो 6 बार चेंज करना है। करते हैं भाई। देखो एक बात बताओ, पहले 2 घंटा 10% बढ़ने का मतलब पहले 10% बढ़ेगा, पुनः 10% बढ़ेगा, यानी 21% बढ़ेगा। 21% वृद्धि का मतलब हो जाएगा 100 से हो जाएगा कितना, 121। यही मतलब हुआ ना। छोड़िए, आप ही का बात हम मान के चलेंगे। पहले 2 घंटे 10% वृद्धि का मतलब 10 से हो जाएगा 11, फिर से 10% बढ़ेगा तो हो जाएगा 10:11। अगले घंटे 10% घटेगी, 10% घटने का मतलब 100 का चीज़ 90, यानी 10:9। और फिर अगले 2 घंटे 5% की दर से बढ़ती है। 5% वृद्धि का मतलब 20:21। 100 से हो जाएगा 105, 5 20 से 100, 5 21 105, यानी कि 20:21। 5% बढ़ने का मतलब 20:21। 2 घंटे का मतलब 20 से हो जाएगा 21, पुनः 20 से हो जाएगा 21। यदि मूल लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी तो 6 घंटे बाद क्या होगी। बड़ा इजी हो गया, अब तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। मूल में था 40,000, इसको मत हल करो ना भाई, इसी को हल कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। रुक जाओ, हम करते हैं। 40,000 का मतलब होगा 2 दूना 4, 1 2 3 4, 40,000 तो हो गया। 1 0 खाली इधर रह जाएगा। उसके बाद आपका हो गया 11 गुना 21 का हो जाएगा 441 और गुना 99, यही ना है। कुछ गड़बड़ हो रहा है, काहे ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 6 घंटे मूल लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी, बाद वाला ही पूछ रहा होगा ना। 6 घंटे, अच्छा अनुमानित पूछ रहा है, तब तो दिक्कत है भाई। अनुमानित पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है। एग्जैक्ट पूछता तबे वही बोल रहे कि ऑप्शन काहे नहीं टैली कर रहा है। तो अनुमानित पूछा है, तो अनुमानित हम लोग भी बताते हैं। तो ये अनुमानित आना चाहिए 45,000 के लमसम। गुना करिएगा तो हमको ऐसा लगता है कि वो आना चाहिए 45,025 अनुमानित। एग्जैक्ट नहीं है वो, अनुमानित। हम 11 को बोले कि 10 हो जाओ, 99 को बोले कि 100 हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जब अनुमानित पूछा है तब तो ये आइए, तो जो 441 है एज इट इज़ वही रह जाएगा, यानी कि 44,1,000। अरे ऑप्शन एको नहीं है वो, क्या है इसमें ऑप्शन टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं ना है।
40,000 थी तो 45 से 1000, नहीं हमको तो लग रहा है गड़बड़ है। अच्छा नहीं गड़बड़ नहीं, 1 0 इधर बचा हुआ है ना। ठीक है 1 0 इधर बचा हुआ है ना, तो एगो तो दशमलव वाला पॉइंट हट जाएगा, तो फिर भी ये 45,000 के लमसम में आएगा, 45,025 के लमसम में आएगा। ये अनुमानित ही आपसे पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए हम लिख देते हैं 40,000 का तुलना 10 गुने 10 गुने 10 गुने 20 गुने 20। बोलेंगे सर काहेला ये सब डाल दिए हैं, एग्ज़ाम में आपका आया है। एक तरह से शॉर्ट होता होगा तो हमको ही बता दीजिएगा कैसे होता है। यहाँ पे आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा, एग्जैक्ट भी दिया रहता ऑप्शन तो कुछ ऑप्शन का सहारा आप ले सकते थे। तो आपको हर हाल में इतना करना पड़ेगा। कितना तो आ रहा है, तो यही आएगा फिर। इतना करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 48,000 रुपये की धनराशि दान कर दी, जो कि उसके द्वारा पहले तय की राशि का कितना है। बच्चा वाला क्वेश्चन देखिए, सुधा अपने मासिक आय का 12% यानी कि उसका आय होगा 100, तो वह दान देगी कितना 12। ये ऐसा वो सोच के रखी थी। लेकिन जिस दिन दान देने का बारी आया तो बोली भैया हम तो 4800 रुपया देंगे। ये तो 4800 निश्चित हो गया। अब 4800 जो दान दी है वो किसके बराबर बोला है, जो रुपए की राशि दान की है, जो कि उसके द्वारा पहले तय किए गए धन का 80%। पहले वो कितना बोली थी 12, उतना नहीं दान करके क्या उसका सिर्फ 80%, मैंने पहले से वो कम की है। जो सोची थी उतना ही का 100% कर देती तो 12 रुपये करती, लेकिन जो सोची थी उसका सिर्फ 80%, तो 12 का 80%, 12 और 96 9.6, यानी कि 9.6 रुपया ही दान की है, जो कि 4800 के बराबर था। तो उसकी मासिक आय का 27%, तो मासिक आय निकालना होता तब तो 100, लेकिन उसका भी 27% निकालेंगे तो सिर्फ 27 न रह जाएगा। मासिक आय का 27%, तो आय है 100 और उसका 27% कितना हो जाएगा 27। पॉइंट हटेगा 1 0 और ऊपर चल जाएगा। 48 से 2 बार में और 2 से 50, 27 बचे 135। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था। वह परिवार के खर्च, जिसको ई से सूचित किया गया है, परिवार पे जो भी खर्च करेगा उसको क्या से सूचित कर दिया ई। जो टैक्स देगा, कर देगा, उसको टी से, जो दान देगा उसको सी से सूचित किया गया है, और बाकी जो भी बच जाएगा वो उसका बचत कहलाएगा। ईटीसी देखिए, ईटीसी, ई का मतलब परिवार का खर्च, टी का मतलब कर, सी का मतलब दान, और बाकी उसका बचत, शेष उसका बचत कहलाएगा। कर ई आय पर 60%, आय पर यानी आय का 60%। ई का मतलब परिवार का खर्चा जो था वो उसके आय का 60% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका आय अपने आप कुछ मान लेते हैं कि उसका इनकम जो होगा वो 100 होगा, तो ई पे खर्च कितना करेगा 60 रुपया। परिवार में 60 रुपया वो खर्च कर देता, 100 रुपया कमाता है। तो कर टी ई का 20% था, टी ई का 20%, तो 60 का 20% कितना 6 दूनी 12। टी ई का 20, पूरा रेशियो है ये। टी ई का 20% था और सी टी का 15% था। सी जो है, सी
टी का 15%, 15 12 180 यानी 1.8। सी जो है टी का 15% है, 15 12 180 1.8 होगा। कह रहा है जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो जाती है, इसको 1000 कर दे क्या कि छोड़ दे? छोड़ दो, क्या दिक्कत है। जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हो जाती है यानी कितना हो जाएगा 140। उसका वेतन तो पहले 100 था, अब 40% बढ़ जाएगा तो 140 हो जाएगा। तो उसने ई का परसेंट स्तर बनाए रखा, मतलब परिवार पे खर्च आज भी 60% ही करता है। तो 140 का 60%, 14 छक 84, 60% ही खर्च करेगा तो अपने इनकम का ही 60% करेगा। तो इनकम है 140, उसका 60% आज भी परिवार पे खर्च करता है, यानी 140 का 60%, 14 छक 84, 84 रुपये खर्च करेगा रखा। लेकिन टी ई का 30% हो जाता है, टी ई का 30%, तो 84 का 30%, तो 4 तिहाई 12, 8 तिरी का 24 और 1 25 यानी कि 25.2। टी ई का 30% है, टी जो है ई का क्या परसेंट 30%, तो टी जो है ई का 30%। आगे सी टी का 20%, सी जो है टी का 20%। दिक्कत रही, कोई बात नहीं, हमको देखते हैं ज़रूरत क्या है। तो दोनों बचत के बीच का अंतर जाना ही पड़ेगा भाई मेरे, कोई बात नहीं। तो 225.2 का 20% ही तो हमको निकालना है। तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी हो जाएगा ये 5.04। सी हो जाएगा 5.04। सी जो है टी का 20%, तो सी टी का 20% हल कर लिए। तो दोनों बचत का अंतर, पहले बचत कितना था अब बचत कितना है ये बताना है। तो बताया था कि जितना भी खर्च करते उसके बाद सब मेरा बचते रहता है। तो पहले का टोटल 100 इनकम था, जिसमें से खर्च देख लीजिए कितना कर रहा है। तो 60 और 12 72, 72 और 1 73.8, तो 73 और 27 है ना, यानी कि 26.2। पहले उसका बचत इतना था, अभी का बचत देख लेते हैं कितना है भाई। तो 84 अब 25, तो 84 या 16, 100 और 9, 109.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 109.2, 109 और 5 114.2 और 0.04, यानी कि 114.24। तो इसका कौन चीज़ है खर्च है। टोटल इनकम कितना है इसका 140 इसका इनकम है। तो बचत कितना होगा थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 2 जाएगा 7 पॉइंट, ये 9 में से 4 जाएगा 4, 5, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि 25.76। निश्चित राशि पूछा है तो कहीं देले होगा। ये देखिए, यह एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपया था, मैंने शुरुआत का दिया हुआ है। शुरुआत में था कितना 50,000, और हमको दिख रहा है शुरुआत में कितना था 100। पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों के बचत का अंतर कितना है। तो पहले बचत करता था 6.20, अब कर रहा है 25.76। अंतर कितने का हो रहा है, तो 10 में से 6 गया 4 का, 11 में से 7 जाएगा 4 का, पॉइंट, बस इतने का अंतर आ रहा है ना, 0.44 का। तो ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो इससे कटेगा, ये 2 जीरो इससे कटेगा। 40 पर से 200 और 5 का 20।
है कुछ नहीं, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करना था, और क्या करना था इसमें। ये सब एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको रेशियो में ही पढ़ाया गया है। काला मोजा, भूरा मोजा, है ना। एक आदमी ने 10 भौतिकी की किताब और कुछ रसायन की किताब, फिजिक्स और केमिस्ट्री का 10 गो फिजिक्स का मंगाया और केमिस्ट्री का कितना मंगाया जो हमको नहीं पता है। कर 10 फिजिक्स का मंगाया और कुछ रसायन की किताब मंगवाया। एक रसायन शास्त्र की किताब की कीमत भौतिक की किताब की कीमत से दुगनी है। फिजिक्स से इसका डबल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अभी पहले अगर हम फिजिक्स का 10 गो खरीदते और एक का कीमत 1 रुपया, तो जाहिर सी बात है 10 गो का कीमत 10 रुपया होता। केमिस्ट्री का किताब हम 100 को खरीदे हैं, एक किताब का कीमत है 2 रुपया। रेट हम लिखे हैं ना इधर, कीमत। और ये कितना खरीदे हैं संख्या वो लिख रहे हैं हम ऊपर। तो पहले 10 गो किताब फिजिक्स खरीदते थे, एगो फिजिक्स का किताब का कीमत 1 रुपया था, 10 गो का 10 रुपया। केमिस्ट्री का 100 गो खरीदे हैं दुकानदार से, एक केमिस्ट्री की किताब का कीमत 2 रुपया, तो एक केमिस्ट्री की किताब का कीमत 2x रुपया होगा, 2x रुपया होगा। तो केमिस्ट्री का कुल खर्च जो देना होगा दुकानदार को 2x रुपया। केमिस्ट्री में इतना मेरा खर्च हो गया किताब में। फिजिक्स के किताब में खरीदने में 10 रुपया खर्चा आया, यानी कुल पेमेंट हमको दुकानदार को 10 प्लस 2x रुपया करना पड़ेगा। हुआ क्या कि वो बिल बना रहे थे, तो बिल बनाते समय क्लर्क दुकानदार जो है गलती से फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब के संख्या को ही आपस में बदल लिए थे। गलती से हो जाता है भाई। वो सोचे थे कि अरे फिजिक्स वाला 10 गो नहीं है, फिजिक्स वाला कै गो है 100 गो, और केमिस्ट्री वाला 100 नहीं कै गो है 10 गो। वो ये सोच लिए थे। तो उनके हिसाब से जोड़िएगा तो बिल क्या आएगा भाई। 100 गो किताब है फिजिक्स का, एगो कीमत 1 रुपया, तो 100 का कीमत 100 रुपया। फिजिक्स पे इतना रुपया वो जोड़ लिए होंगे टोटल। केमिस्ट्री का बोले हैं कि 10 गो किताब आप केमिस्ट्री का ले लिए, एगो केमिस्ट्री की कीमत 2 रुपया, तो 10 गो केमिस्ट्री की कीमत 10 दूनी 20 रुपया। तो उनके दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि आप हमको टोटल 100 रुपया प्लस 20 रुपया, टोटल इतना रुपया पेमेंट करिएगा। ये बिल बना के आपको दे दिए। तो उनके हिसाब से इतना पैसा देना चाहिए, आप अपने हिसाब से सही रूप में इतना देना चाहिए। तो कह रहा है जिससे बिल की कीमत 12.5% की कमी आ गई। 12.5% का कमी आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है इससे 12.5% कम है। कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है। हम सोचे थे कि बढ़ेगा, इसीलिए पहले से हम यहाँ लिख रहे थे। जनरली ऐसा ही लिखता है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम इसको इंटरचेंज कर लेते हैं भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी हम सेट कर देंगे, लेकिन यानी कि जो ये 10 प्लस 2x रुपया है जो कि सही था, और ये जो आपका x प्लस 20 रुपया है जो कि ये गलत है। ये जो इसके बारे में बोला गया है कि बिल में 12.5% की कमी। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब कितना, 1/8। 1/8 कमी होने का मतलब पहले बिल बना होगा 8 रुपये का, कम हुआ 1 रुपया, यानी अब हो गया होगा 7 रुपया का बिल। तो आप तो तुरंत उड़ जाइएगा। पहले बिल था सही में कै रुपया का, 8 रुपया का, गलती से किया तो 1/8 कम, यानी कितना हो गया होगा 7। यानी कि दुकानदार जो बिल बना के दिया होगा वो बोला होगा कि आपको 7 रुपया देना है, और जो आप बिल बनाए होंगे सही में उसका हिसाब लग रहा था 8 रुपया। इतने में तो आप तुरंत उड़ जाइएगा कि जल्दी उड़ो यहाँ से। होता है कि नहीं होता ऐसा?
कई बार ऐसा होता है, दुकानदार को लौटाना था 50 रुपये, लौटा दिया 100 रुपये। आप चाहेंगे कि कितना जल्दी उड़े यहाँ से। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसको हल जरा हम लोग कर लेते हैं। नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना दूर से। 8x 7 दूनी 14x घट के आएगा 6x। 8 दूनी 16 160 आई हो जाएगा 70। तो 70 160 दोनों सेम चिन्ह, घट के आएगा कितना 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। देखो आपसे क्या पूछा था, भौतिकी विज्ञान की पुस्तकों का संख्या का मूल क्रम में रसायन विज्ञान की किताबों की संख्या से अनुपात है। तो भौतिकी विज्ञान का कितना था भाई 10, और केमिस्ट्री का कितना आ गया 15। एक का मतलब कितना 15। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार तो समझना ही पड़ेगा, तभी बनाइएगा ना, समझिएगा ही नहीं तो कैसे बनाइएगा। ये अब आपके लिए रहने देते हैं, सेमी क्वेश्चन है। आप कट भी नहीं मार सकते हैं, बोले क्यों, सब क्वेश्चन आपका एग्जाम का ही पूछा हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये सब फालतू क्वेश्चन, क्या जरूरत है बनाने का। फालतू कुछ भी नहीं है, सब आपका एग्जाम का पूछा हुआ है। एक बार दिल दिमाग इससे लग जाएगा तो मन लगने लगेगा। देखो जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जनवरी में, जो उनके मासिक वेतन का 22%, यानी मान लेते हैं कि उसका वेतन था 100 रुपया, तो ईएमआई कितना दी 22 रुपया। ऐसा क्वेश्चन बोला, हम नहीं बोल रहे हैं। उसने शेष वेतन किराए के सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। बहुत रास्ता दिख रहा है। वो शेष का मतलब 88 है ना, 78, यानी कि 78 रुपया को दो जगह 7:5, यानी टोटल का तुलना 12 से किराना का निकालना है तो 7 से गुना कपड़ा का निकालना होगा तो 5 से गुना। क्या यहाँ तक ठीक बोल रहे हैं हम? उसने कपड़ों की खरीदारी पर इतना रुपये खर्च किया। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, आप हल कर सकते हैं। रुक जाओ, पहले हम करते हैं उसके बाद आप कीजिएगा। दो से कट रहा है ना कि 3 से भी? 8 7 15 3 से भी कट रहा है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 6 18, अभी भी कट जा रहा है। 2 दूना 4 और 2 13 26, यानी कि सीधा सा हम कर दे 13 6 78, 13 6 से 13 बार में, 6 से 2 बार में, यानी कि इसको सीधा से हम मिलों को बैठाएंगे तो ये हो जाएंगे 200, ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 13 सते 91, 13 पचे 65। अच्छा, इन तीनों को जब जोड़िएगा तो 200 आना चाहिए। टोटल खर्चा इनका यही है ना, टोटल इनकम यही है, तो 200 हो रहा है, हो रहा होगा। कह रहा है उसने कपड़ा की खरीदारी पर 18,200 रुपया खर्च किया है। 18,200, हमको दिख रहा है कपड़ा पर कितना 65। पूछ रहा है कि यदि उसका फरवरी 2022 में वेतन 16% था, सॉरी फरवरी 2022 में उसका वेतन में 16% वृद्धि, तो फरवरी में उसका वेतन क्या है? अरे पहले उसका वेतन निकालना है तो कैसे गुना? 200 से गुना। तो ये तो निकलेगा कब का? जनवरी का। कह रहा है कि न फरवरी का बताइए, यानी कि 16% वृद्धि के बाद। तो इसमें 16% और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 116%। यही ना हमको बताना था। तो ये जो कटिए जाएगा, बड़ा दुख हो रहा है कि डायरेक्ट काहे नहीं कट रहा है। कहाँ 13 से कट जाएगा?
13 से कट जा रहा है। 13 पचे 65, 13 चौके 52। चलो 5 से 20 बार में हो गया, यानी कि 116 गुना 232 और 232 गुना 180। 180 ना होगा, हो 280 आप लोग बोलते हैं। 14 दूना 28 ना होगा ये, 14 दूना 28। हाँ ठीक कह रहे हैं। 14 दूना 28, 280। एक एक ऑप्शन है दिख रहा है, कौन सा? 6 4 9 6 0। 8 दूनी 16 आएगा ना, एक वो दिख रहा है। अब रुक जाइए, अब ध्यान दीजिए। मेरे दिमाग में कुछ और है, उसको भी देख लेते हैं, बने तो ठीक, नहीं बने तब वो ठीक। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किया है। कर देते हैं, रुको। 18,200 रुपया किया है कपड़ों की खरीदारी पर। हमको रेशियो में दिख रहा है उसने कपड़ों की खरीदारी पर कितना किया है? 5। बोलो 5। अगर हम किराना और कपड़ा का कुल खर्च निकालेंगे तो 7 और 5 12। ये हमको क्या मिलेगा इसका? किराना और कपड़े पर टोटल कितना खर्च किया तो पता चल जाएगा। लेकिन इतना किया है कब? 22% दान देने के बाद इतना उसका बचा था, जो कि किराना और कपड़ा पे खर्च किया है, जो कि अपने आप में ही कै % होगा? 78% होगा रे भाई लोग। होगा कि नहीं होगा? उसका कुल वेतन निकालना है तो कैसे गुना? लेकिन कुल वेतन भी नहीं निकालना है, उसमें भी 16% बढ़ा करके, यानी हो जाएगा 116%। समझ में आया? चलो, जो आपको समझ में आया वही अच्छा है। क्या एक ही चीज़ को कई बार बताएं हम? फिर से वेटेड एवरेज आ गया। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 3 पेपर ABC में बैठना था। ऐसा क्वेश्चन बहुत आप लोग किए। उम्मीदवार ने पेपर A में 75%, B में इतना और C में इतना प्राप्त किए। था कितने का उसका वेटेज बताओ? ABC का वेटेज दिया है 40, 50 और 10। बोल दिया है कि किस सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। A सेक्शन से वेटेज उसका महत्व दिया गया है 40 क्वेश्चन, 40%। इससे 40% क्वेश्चन रहेगा भाई। B सेक्शन से 50% क्वेश्चन आपको मिलेंगे और C सेक्शन से 10% क्वेश्चन आपको दिए गए थे। और आपने प्राप्त कितने किए भाई? कटता है तो काट लो, आपको बताए थे हम। इसमें पहले में कै %? 75%, B में 80% और C में 60%। तो क्या पूरे में कै % नहीं बता दीजिएगा? तो तीनों पेपर एक साथ दिए गए थे, तो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का वेटेज, उम्मीदवार का मतलब ABC का मिला करके, तीनों पेपर का मिला करके बता देना उम्मीदवार का, क्योंकि उम्मीदवार ने तो तीनों पेपर दिया था। ये भी हम ही से कराइएगा। चलो, ज़्यादा लेकर आएगा फ़ायदा होगा, कम लेकर आएगा नुकसान होगा। तो ज़्यादा लेकर आ रहा है इसलिए फ़ायदा होगा 1 से 5 का, तो 5 से 25 का। कम लेकर आ रहा है नुकसान होगा -1 से 15 का, तो 1 से 15 का बटा कै के लिए? 5 9 और 1 10 के लिए। तब 25 में से 15 चल जाएगा, 10 बटा 10 1, तब 75 और 1 6। लेकिन इसको पहला ऑप्शन देना चाहिए था 75%, क्योंकि बहुत लोग का गणित मजबूत होने के कारण वो बोलते हैं कि 10% से 10% कटिएगा तो बचा कहाँ? तो सीधे बोलेंगे 75%, हम भी मार देंगे 75%। चलिए ध्यान दीजिए।
चलिए ध्यान दो, दो सेल्स वुमेन महिलाएं हैं, कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12% और 15% कमीशन की अनुमति है। आप लोग सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो हम फास्ट में बताएंगे तो आप समझ लीजिएगा। फिर भी एक फिगर आपके लिए बना देते हैं। कुल बिक्री अगर 100 रुपया का हुआ होगा तो उसमें लिखा है कि कविता को 3% और कल्याणी को 20,000 से अधिक की बिक्री पर इतना बोनस मिलेगा, 20,000 तक, और 20,000 से ऊपर हो जाएगा 100 माइनस 20,000, इतना ही ना होगा। अगर कुल बिक्री 100 रुपया का हुआ होगा तो 20,000 और 20,000 से ऊपर 100 माइनस 20,000 रुपया बचेगा। ये सब समझा चुके हैं आप लोग को। बड़ा इजी नेचर का क्वेश्चन, किसको ज़्यादा क्या कुछ नहीं बताया है। यदि कविता और कल्याणी दोनों कुल कमाई में अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा। अभी हम कैसे जानेंगे कि बड़ा कौन छोटा कौन? इस क्वेश्चन में दो बात समझना है। पहला कि ज़्यादा इनकम किसका हो रहा है, कल्याणी का या कविता का। दूसरा बात आपको ये समझना है कि टोटल बिक्री दोनों के लिए सेम है कि अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ये चलते सेम होना चाहिए कि अगर ये कुल बिक्री 100 रुपये का होगा, ये कुल बिक्री y रुपये का होगा, तो x माइनस वाई अगर 7600 या y माइनस x 7600 करिएगा तो ना तो x का वैल्यू बता पाएंगे और ना ही y का बता पाएंगे। एक मतलब कि दोनों के लिए कुल बिक्री क्या रहा होगा, सेम। क्वेश्चन बनाते हैं, आप समझ जाइएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए अभी कैसे हम जानेंगे कि कविता को ज़्यादा मिला है कि कल्याणी को, तो इसका भी हम जवाब देते हैं। जब दोनों का कुल बिक्री सेम है तो जिसका परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होगा उसका इनकम भी ज़्यादा होगा। भाई हमको भी 50,000 ही सेल करना है, आपको भी 50,000 रुपये का ही सेल करना है, तो हम 50,000 का 12% लिए और 50,000 का आप 15% लिए, ऑब्वियसली आपका ज़्यादा वैल्यू तब आएगा। तो जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा वो ज़्यादा इनकम लेगा और जिसका कम होगा वो कम लेगा। तो कल्याणी को मिल रहा है 15%, कविता को मिल रहा है 12%, यानी कल्याणी का इनकम ज़्यादा है। कल्याणी को चलो लिख देते हैं, ये समझते हैं आप क्या, आप समझ जाइएगा। कल्याणी और कविता सब लिख देते हैं, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। कविता और कल्याणी, कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर क्रमशः 12%, कुल बिक्री का 12% और 15% कमीशन की अनुमति है। कविता को आ जाएगा ना इसमें, कविता को कुल बिक्री तो 100 रुपये का वो भी करेगी और उसको कितना परसेंट मिलेगा, 12%। कुल बिक्री का कितना परसेंट, 12%। कविता और कल्याणी को उनके, इधर लिख देते हैं हम कविता और इधर लिख देते हैं कल्याणी। एक कोई बबीता कर देता, काहे ला ये सब तंग करता है लोग। कविता और कल्याणी, कविता और कल्याणी को उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर कम से 12%, यानी कविता को मिलेगा कुल बिक्री का 12%, कुल बिक्री 100 रुपये का है तो 12% मिल जाएगा, और कल्याणी को 15%, यानी कुल बिक्री है 100 रुपया तो उसका 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। चलो अच्छा बात है। अब और कहीं से मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। बोला है कि कविता को 3% और कल्याणी को 20,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 5% मिलेगा बोनस। 20,000 से अतिरिक्त जो भी सेल करेंगे तो कविता को मिलेगा 3%। तो 20,000 से ऊपर का मतलब कितना है, x माइनस 20,000, x माइनस 20,000, इस पर कविता को मिलना है 3% और इसको मिल रहा है 5%। 20,000 से ऊपर पे कविता, कल्याणी को कितना मिल रहा है, 5%, यानी कि कल्याणी का कुल इनकम इतना, कुल बिक्री का और बोनस इतना, कविता का कुल इनकम का इतना परसेंट प्लस बोनस, यानी कुल इनकम कविता का इतना हुआ। ये कल्याणी का इनकम, ये कविता का इनकम, इसमें तो कोई माथा नहीं लगाए हम, जैसा बोला वैसा अभी लिखे। कोई दिमाग का यूज अभी तक हुआ नहीं इसमें, क्वेश्चन में अभी तक दिमाग का यूज हम लोग किए ही नहीं है, बस जो क्वेश्चन बोला वैसे छाप लिए हम। बोलेंगे सर इसका इनकम ज़्यादा क्यों होगा, फिर से हम बोल दिए कि इनकम दोनों का, जब सेल जब दोनों का सेम है तो जिसका परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होगा उसका इनकम भी ज़्यादा होना चाहिए। x माइनस 20,000
विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन x माइनस 20,000 का 3%। इसमें कोई शक संदेह नहीं है, क्योंकि इसका आप 3% हल करोगे, x का 5% हल करोगे तो ये बड़ा ही आएगा। इसका आप 12% x का हल करोगे, इसका 15%, तो 15% वाला ज़्यादा ही आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ा है और ये वैल्यू छोटा है। और इन दोनों का अंतर जो दिया है वो 7600 रुपया दिया कमाई का। मतलब सेल्समैन का जो दोनों का इनकम का डिफरेंस निकला 7600 रुपये का निकला। काहेला 15%, 12%, 5%, 3%। सेल तो दोनों जबकि सेम किया, कमीशन बांट दिया गया था परसेंटेज वैल्यू में। तो ये दोनों का जो अंतर है वो कितने का है? 7600 रुपया का है। आय का अंतर जो है वो 7600 रुपया का है। यही आपका क्वेश्चन बोला है। अब रुक जाओ, हम फिर से बोले कि अगर ऐसा होता भाई लोग, ऐसा होता कि कविता करती X रुपये का टोटल सेल और कल्याणी करती Y रुपये का टोटल सेल, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाता कि एक जगह X का 15% अब प्लस X माइनस 20,000 का 5%। मान लो ये कविता का था, कल्याणी का था, यानी कल्याणी का टोटल सेल हम लोग 100 रुपये का माने हैं। बात को समझो, माना कि कल्याणी का कुल सेल कै रुपये का था? 100 रुपये का, और कविता का कुल सेल Y रुपया का मान लेते हैं। मानने में क्या बुराई है? और इसका हम मान लेते हैं कि कुल कविता का Y रुपया है ना, तो इसको मिलेगा Y का 12%, इधर हो जाएगा Y माइनस 20,000 का 3%, और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर दिया हुआ कितना? 7600 आय का। अब बोलो ये हल होगा क्या? हल होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि एक वो इक्वेशन है और वेरिएबल कै गो है? X और Y, 2 गो, तो हल तो होगा नहीं। तो बोलिएगा कि सर तब कैसे आप समझ गए? मैं बोला ऐसा क्वेश्चन ज़िंदगी में पहले बार नहीं है, कभी बहुत बार आया है। इसको बोलना भी चाहिए था कि जबकि दोनों का सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? बिक्री सेम है। क्या है? सेम है। दोनों का बिक्री क्या है? समान है। नहीं बोला तो अपना कॉमन सेंस यूज़ कर लो, क्योंकि 10वां का तो एग्ज़ाम हम लोग देने बैठे नहीं है। मैं 10वां का मैं तो नहीं बना रहे हैं कि सब चीज़ स्पष्ट कर दे वो। तो इसलिए हम बोले कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में सेल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेल जब सेम कर दिए तो एगो को बोला है कि कुल बिक्री का 15% और 20,000 से ऊपर पे 5%, एगो को बोला कुल बिक्री का 12% और उससे 20,000 से अधिक पे 3% देंगे। फिर भी इनके आय में अंतर आ रहा है 7600। मैं बोला तब कल्याणी का ज़्यादा होगा, काहे कि बिक्रिया जब सेम है तो परसेंटेज अगर ज़्यादा होगा ओकर इनकम भी ज़्यादा निकल करके आएगा। अब थोड़ा सा हल भी कर लेते हैं, जब इतना हम लोग किए तो। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम 100% बना लेते हैं। क्या करते हैं? देखो कितना बड़ा हथियार आपको दिए है, कुछ नहीं आएगा तब वो आप बढ़िया ही कर पाइएगा। और नहीं तो इसको आप सोचो कि अगर वहाँ 100% नहीं करते तो कितना बड़ा ये सरदर्द का काम था। सीधे 5 गुना मेहनत इसमें पड़ता कम से कम। अब देखो ये परसेंटेज का कोई रोल ही नहीं रह गया, बिल्कुल शून्य हो गया, ये कोई मतलब नहीं रह गया। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 15x और प्लस 5x। ध्यान देना इधर, 15x और प्लस 5x में से घटाना है हमको। क्या करना है? घटाना है। पूरे को घटाइएगा ना, ये अंतर दिया हुआ है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 12x, ये प्लस 3x है हल करने पर, लेकिन बाहर आएगा तो क्या होगा? प्लस माइनस 3x। तो माइनस 3x और इधर हो जाएगा माइनस 12x। तो 12x और माइनस 3x यानी माइनस 15x, इधर हो जाएगा प्लस 20x, तो फिर भी बचेगा 5x। ये समझ में आया कि नहीं आया? हल कीजिएगा तो खुद ही आ जाएगा समझ में। अब ध्यान दो, माइनस 20 25 100 1 लाख, यहाँ पे होगा 20 25 100 यानी माइनस का 1 लाख लिख देते हैं। में से हमको घटा देना है कितना? माइनस 20 आई 60,000, ये माइनस 60,000 घटाना है तो माइनस 60,000 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इतना बराबर दिया हुआ है कितना? 7600 है, 76,000 है। ध्यान दीजिए, अब इधर से ध्यान दीजिए, कुल मिला के
1 लाख उधर जाएगा तो 7 और 1 8,60,000 और 60,000 घट जाएगा, यानी कुल बचेगा 8 लाख। तो 5x बराबर 8 लाख, तो x बराबर 16 × 5 = 80, 16 5 16 80, 0 2 गो 3 गो 4 गो, एगो 0 से तो कट गया, यानी 1,60,000 होगा ना। 1,60,000 का 5 गुना 8 लाख होगा ना। x बराबर, x हमारा कौन चीज़ हो गया, कुल बिक्री। पूछा क्या है वैसे, तो कविता के कुल कमी तो कुछ भी नहीं है भाई, कमाई बता सकते हैं। देखो कविता के कुल कमाई, तो कविता के कुल कमाई आराम से बता दीजिए, कौन है कविता भाई। कविता ये है, मैंने कुल बिक्री का 12% उसको मिला होगा, तो 16 12 192, यानी 19,200 प्लस x माइनस 20,000 का 3%, x हमारा कितना निकला 16,000, उसमें से 20,000 घट जाएगा 1,40,000, सॉरी 20,000, x माइनस 20,000, 1,60,000 में से 20,000 घट जाएगा, x माइनस 20,000, तो 1,40,000, 14 तिया 42, यानी कि 4200 और, यानी कि 19,23,400। क्वेश्चन समझ में आया। देखो जिसका बेसिक ठीक है उसको कहीं कोई टेंशन नहीं है, और जो लूब करने के चक्कर में रहेगा उसको हमेशा दिक्कत है। तो ये चलते कुल मिलाकर हम यही बात बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन को समझ लो, समझ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, जब तक नहीं समझिएगा तब तक दिक्कत कुछ न कुछ करते रहेगा। चलो थोड़ा अल्टरनेट सोचते हैं। बीस हजार से ऊपर, एक जगह है कविता और एक जगह है कल्याणी। बोला गया है कि पहले उनके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12%, शायद कभी जमाने में बताए होंगे, कुल बिक्री पर 12% माने ये जो 12% ये जो 12%, तभी तो होगा कुल बिक्री का 12%। और 15% माने 15% यहाँ भी इसको मिलेगा और 15% यहाँ भी इसको मिलेगा। तो जो जहाँ है वहीं उसको लिखते हैं, हटाइए। किसका 12% बोला है, कविता को। तो कविता को यहाँ भी 12% मिलेगा और यहाँ भी 12% मिलेगा। कल्याणी को इधर भी 15% मिलेगा, इधर भी 15% मिलेगा। करे कविता को 3% 20,000 से ऊपर पे, कविता को 20,000 से ऊपर पे 3% और मिलेगा, और कल्याणी को 5% मिलेगा। बस यही बात बोला है। यानी कि 20,000 से ऊपर में कुल मिलाकर के अगर हम बोले तो कविता को 15% मिल रहा है, अब 20,000 से ऊपर कल्याणी को 20% मिल रहा है। कोई गलत बोल रहे हैं क्या? यानी कि 15% और 20% यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा 5% मिल रहा है। अतिरिक्त क्या परसेंट? 5%। यहाँ पे इसको मिल रहा है 12%, यहाँ पे मिल रहा है 15%, तो 12 और 3 15%। कितना परसेंट अतिरिक्त मिल रहा है? 3%। यहाँ पे मिल रहा है 5%, यहाँ पे मिल रहा है 3%। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक तो रास्ता ये जो कि उल्टा होगा, हम लोग के लिए दिक्कत होगा। काश यहाँ भी 3% मिलता तो शायद अंतर उतना का नहीं आता, 7600 से कम का अंतर आता। लेकिन हम बोले कि यहाँ इसको 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है। मैं बोला कि यहाँ भी 5% ही एक्स्ट्रा मिलता
तो हम लोग सीधे बोलते कुल बिक्री का 5% ही एक्स्ट्रा मिलता। यानी कि 2% और एक्स्ट्रा उसको दे दीजिएगा तो 5% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 5% इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस के रूप में, और यहाँ पे 3% इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है 20,000 तक के सेल पे। अब 20,000 से ऊपर पे उसको 5% एक्स्ट्रा मिल गया। देखो ध्यान दो, 20,000 से ऊपर वाले बिक्री पे 5% एक्स्ट्रा मिला है, तो जाहिर सी बात है 5% एक्स्ट्रा मिलेगा तो किसी का इनकम कम या ज़्यादा तो होना ही होना है। यहाँ पे पता चल रहा है इसको 3% एक्स्ट्रा मिला है। मैं बोला अच्छा ठीक है। मैं बोला कि अगर यहाँ भी 2% और इसको एक्स्ट्रा मिलता, 2% यहाँ और एक्स्ट्रा मिलता, तो ये भी हम बोलते कि 5% एक्स्ट्रा यहाँ भी मिल रहा है और 5% एक्स्ट्रा यहाँ भी मिल रहा है। तो सीधा सा बोलते कि कहा है ना कि कुल बिक्री का ही 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है इसको, ऐसा हम बोल सकते थे कविता को। कल्याणी को यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे मात्र 3% एक्स्ट्रा मिला, फिर भी अंतर आ रहा है 7600 का। मैं बोला कि अगर इसको यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा मिलता कल्याणी को यहाँ पर भी, तब हम डायरेक्ट बोलते कि कुल बिक्री का ही 5% एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है। तो यहाँ पे 2% ही तो सिर्फ कम हो रहा है, तो 2% और निकालेंगे कहाँ तक, 20,000 रुपये तक। तो 20,000 का 2% होगा 2 दूना 400। 400 यहाँ कम मिल रहा है, इसलिए अंतर आया है सिर्फ 7600 का। लेकिन 400 और इसको ज़्यादा दे दीजिएगा कल्याणी को, 400 और एक्स्ट्रा दे दीजिएगा तो कल्याणी के पास और 400 रुपये बढ़ जाएगा ना। यानी कि जो 7600 का अंतर है वो कितने का हो जाएगा, 8,000 का। कितने का अंतर हो जाएगा ये, 8,000। ये 8,000 जो आएगा अंतर, किसका 8% आ रहा है ये। अब हम बोलेंगे कि ये 5% एक्स्ट्रा, ये 5% यहाँ भी एक्स्ट्रा, 5% यहाँ भी ले लिए, 5% यहाँ भी ले लिए, यानी 20,000 पे ही 5% x माइनस 20,000 का ही 5%, यानी पूरे पर 5%। नहीं बोलेंगे ऐसा, गधा लोग। 20,000 का 5%, अब प्लस x माइनस 20,000 का 5%। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या, 20,000 प्लस 20,000 x माइनस 20,000 का 5%, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। ये हम शुरू में सब सिखा चुके हैं, यानी कि कुल बिक्री का ही 5%। तो जब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं तो इसीलिए तो 2% इसको एक्स्ट्रा दिलवाए हैं। यानी कि ये हो गया कि कुल बिक्री का 5% एक्स्ट्रा, यानी टोटल बिक्री हुआ होगा 100, तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिला है, 5। और यहाँ पे कितना दिख रहा है, 8,000। 8,000 का तुलना 5 से कुल बिक्री हमको निकालना है, तो कैसे गुना, 100 से, यानी कि 5 से 16 बार में, यानी टोटल बिक्री 1,60,000। अब टोटल बिक्री जब निकल गया तो कविता और कल्याणी दोनों का ही अलग अलग हम लोग बता सकते थे। कुल मिलाकर आपका काम है अब आगे मेहनत करना, समझना। चलिए रहने देते हैं, थक जाइएगा आप भी, हम भी, मन नहीं लगेगा। सब इजी नेचर का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा तो बनेगा, नहीं ट्राई कीजिएगा नहीं बनेगा।